हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज को हम यहां पर आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एंड तक सेशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एक एक फैक्ट को नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट डेली करंट अफेयर का दोनों ही आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेंगे, तो आप चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के डेली करंट अफेयर का। राष्ट्रीय पाक शैली के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? यहां पर बात हो रही है नेशनल क्यूजिन की। इसके लिए यूनेस्को की एक लिस्ट है जिसका नाम है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। इसमें शामिल किया जाने वाला वर्ल्ड का पहला देश बना है इटली। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? राष्ट्रीय पाक शैली एक्चुअल में क्या होता है? तो व्यंजन की जो कला होती है, व्यंजन बनाने की, और वहां के जो ट्रेडिशनल व्यंजन है जिनके कारण उस देश को या किसी भी सिटी को जाना जाता है, तो उसे यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। अभी तक क्या होता था कि इस लिस्ट में यूनेस्को के द्वारा केवल सिटीज को ही शामिल किया जाता था। ओके, लेकिन अब पहली बार किसी देश को शामिल किया गया है पाक शैली के लिए, मतलब उसके व्यंजन की शैली के लिए, जो कि उसका कल्चर है। तो किसे शामिल किया गया? क्वेश्चन हमारा ये है, शामिल किया गया है इटली को। आइए पूरी डिटेल को समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। यूनेस्को ने इटली के पूरे नेशनल क्यूजिन, मतलब पूरी पाक शैली, इटली पूरे देश में जो पाक शैली वहां पर चलती है, व्यंजन बनाने की जो कला है, व्यंजन जो है, उनको लेकर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है इटली को। दुनिया का पहला ऐसा देश जिसे यूनेस्को ने यह मान्यता दी है। इटालियन कुकिंग के लिए इटली को यह मान्यता दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक केवल सिटीज को शामिल किया जाता था, लेकिन पहली बार किसी पूरी कंट्री को उसकी पाक शैली के लिए यूनेस्को ने यह दर्जा दिया है। अब बात आती है कि इटली को या इटली की कुकिंग में ऐसा क्या है ना? इटली की पाक शैली में जो व्यंजन की शैली है, उसमें ऐसा क्या है कि यूनेस्को ने इटली को यह दर्जा दिया? तो पहली चीज तो यह कि भैया दुनिया का बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है इटली में जो व्यंजन बनाए जाते हैं ना, इटालियन कुकिंग जो है, उसे वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है खाना बनाने के मामले में। इसके अलावा क्या होता है, वहां के लोग है ना, एक मतलब दिल से जुड़े हैं उसकी कुकिंग के लिए। मतलब इटली के जो लोग हैं ना, एज अ प्रोफेशन भी उसको देखते हैं, और इसके अलावा जो लोग हैं ना, एक स्किल की तरह देखते हैं कि खाना बनाना एक स्किल है। इसलिए भी इटालियन कुकिंग काफी फेमस है पूरे वर्ल्ड में। और एक और स्पेशल चीज कि जब वो खाना बनाते हैं तो लोकल प्रोडक्ट का अधिकतर यूज करते हैं, चाहे सब्जियां हो, फल हो, है ना। तो जो वहां पर उनके मौसम में उगते हैं उनका यूज करते हैं। मसाले जो हैं वो जो स्थानीय उत्पाद है, जो स्थानीय प्रोडक्ट है, ऐसे मसाले जो भी उगाए जाते हैं उनका यूज करते हैं अपने खाना बनाने की शैली में। तो यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है पाक कला के लिए इटली को, पूरे देश को। अब देखिए इसको समझिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को की होती क्या है? यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, मतलब वो विरासत जिसे छुआ नहीं जा सकता। किसी देश की कल्चर के साथ वो सदियों से चली आ रही है और परंपरागत रूप से वो उस देश के कल्चर में बस गई है। तो इसमें यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐसे शहर को, किसी ट्रेडिशन को, है ना, किसी त्योहार को इस लिस्ट में शामिल कर सकता है। आपको पता है कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, यूनेस्को ने भारत में मनाई जाने वाली दीपावली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था, डिस्कस किया था हमने। तो 2025 में दिवाली का त्योहार यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। 2023 में गरबा शामिल किया गया था। 2017 में कुंभ का मेला जो इंडिया में आयोजित किया जाता है, कल्चरल एक हमारा फेस्टिवल है कुंभ का मेला, तो उसे भी यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में 2017 में शामिल किया था। तो ये सभी साइट्स दुनिया के बेस्ट कल्चर और उनके द्वारा दी जाने वाली प्रैक्टिसेस को बताती है, जो भी इसमें शामिल की जाती है। वैसे 3 टाइप की ये लिस्ट होती है यूनेस्को की। एक होती है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। दुनिया की किसी साइट को इसमें जोड़ा जा सकता, कोई भी साइट, है ना।
इसके अलावा लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग, तो कोई भी ऐसा जो कल्चरल साइट है उसको जोड़ा जा सकता है जो खत्म हो रही है, जिसका कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा त्योहार हो सकता है, कोई भी ऐसी परंपरा हो सकती है, तो उसको यूनेस्को इस लिस्ट में शामिल कर सकता है। एक होता है रजिस्टर ऑफ गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेस। ऐसी साइट्स को, ऐसे फेस्टिवल या किसी परंपरा को इसमें जोड़ा जाता है जिसको ये बताना हो, दूसरे देश को सीख देना हो कि देखिए इसको कितनी अच्छी तरीके से सहेजा गया है, तो दूसरे देश कंजर्वेशन के तरीकों को सीख सके, किसी साइट से प्रेरित होकर ऐसी साइट को रजिस्टर ऑफ गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेस में शामिल किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज थी जो यहां पर मैंने आपको बताई। आपको तो ये पता होना चाहिए कि पाक शैली के लिए यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट की लिस्ट में किस देश को पहली बार शामिल किया गया, तो ये हो जाता है इटली। डन, ये मैं आपको बता चुका हूं कि दीपावली को अभी एक मान्यता दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के बांडी बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मनाने वाले लोगों पर आतंकवादी हमला हुआ है। यह त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए पहली चीज तो ये, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि बॉन्डी बीच किस देश में स्थित है, पहला क्वेश्चन तो ये। तो बॉन्डी बीच देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर एक हनुक्का फेस्टिवल मनाया जा रहा था, और इस फेस्टिवल को जो मनाते हैं ना वो हैं ज्यूस, मतलब जिन्हें यहूदी कहा जाता है, ज्यूस या यहूदी। तो यहूदी धर्म को फॉलो करने वाले इजराइल के जो लोग हैं वो यहूदी धर्म को फॉलो करते हैं, ज्यूस धर्म को। तो इन लोगों के द्वारा हनुक्का फेस्टिवल को मनाया जाता है। अभी क्या हो रहा था, 8 दिन ये फेस्टिवल चलता है, तो अभी ये कंटिन्यू था। और ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर एक जो टेररिस्ट अटैक है यहां पर हुआ है इस समुदाय के लोगों पर, और कुछ जो गन लेकर जो आतंकवादी है उन्होंने हमला किया हनुक्का त्योहार मनाने वाले यहूदियों पर, जिसमें ऑलमोस्ट 15 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास डेटा है वो 15 लोगों की डेथ का है। समझ में आया? देखिए हनुक्का फेस्टिवल से यहां पर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि फेस्टिवल में ही यहां पर आतंकवादी हमला हुआ है। तो ये ज्यूस कम्युनिटी जो है इजराइल की, तो इजराइल के ज्यूस जहां जहां पर भी है वो मनाते हैं हनुक्का फेस्टिवल को। 2025 में ये फेस्टिवल 14 दिसंबर को शुरू हुआ था और 22 दिसंबर तक ये मनाया जाना था। तो जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन अटैक हो गया है इन पर। अब यहां पर 8 दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है। एक्चुअल में बहुत पुरानी मान्यता है यहूदियों की, उसके आधार पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। आपको पता है हनुक्का फेस्टिवल जो है ना, इसमें हनुक्का का वर्ड होता है आत्मसमर्पण, है ना, जिसे कहा जाता है किसी के प्रति डेडिकेशन, समर्पण दिखाना। इस वर्ड का मीनिंग निकलता है। फेस्टिवल ऑफ लाइट के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक मान्यता सालों पुरानी है इस त्योहार को लेकर। 8 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है हनुक्का फेस्टिवल। एक हिब्रू कैलेंडर जो कि यहूदी फॉलो करते हैं, उस कैलेंडर के किस्लेव महीने की 25 तारीख को ये मनाया जाता है। हमारा जो कैलेंडर है ना ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसमें ये जो डेट है ना ये नवंबर या दिसंबर में आती है हर साल, है ना। तो इस वक्त ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है यहूदियों के द्वारा। 165 ईस्वी पूर्व में एक मान्यता से जुड़ा हुआ ये फेस्टिवल है जो कि यहूदी हर साल मनाते हैं। एक्चुअल में 165 बीसी में या ईस्वी पूर्व में इजराइल में कभी सीरियन ग्रीक राजा का शासन था। ये थे एंटियोकस, ये रूल कर रहा था। और इसने क्या किया, क्योंकि ये ग्रीक गॉड को मानता था, तो इसने इजराइल में जेरूशलेम के जो होली टेम्पल थे यहूदियों के, उन पर कब्जा किया और वहां पर ग्रीक गॉड की पूजा को शुरू करवाया। तो यहूदियों ने विरोध किया, इसके खिलाफ काफी विद्रोह शुरू हुआ। और यहूदियों ने जिस विद्रोह को शुरू किया, ज्यूस जो शासक था, ये सीरियन ग्रीक राजा, इनके खिलाफ जो शासक था एंटियोकस, इसके खिलाफ एक विद्रोह शुरू करते हैं ज्यूस, और इस विद्रोह को कहा जाता है मैकाबीस, है ना। मैकाबीस के नाम से विद्रोह शुरू होता, 3 साल तक चलता है और आखिर में यह सीरियन ग्रीक राजा को हरा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। और फाइनली फिर वापस टेंपल में क्लीन किया जाता है यहूदियों के द्वारा अपने टेंपल को, और यहां पर एक बड़ा दिया जलाया जाता है। अब यहां पर एक और चीज ये कि बड़े दिए के लिए यह मान्यता है कि तेल केवल 1 दिन का था, लेकिन वो दिया 8 दिन तक जला था।
तो इसीलिए इसी की याद में, इसी विद्रोह की याद में जो फेस्टिवल यहूदियों के द्वारा मनाया जाता है उसे कहा जाता है हनुक्का फेस्टिवल। और क्योंकि 8 दिन तक दिया जला था तो फेस्टिवल भी 8 दिन तक ज्यूस लोग मनाते हैं, यहूदी, ठीक है, जो कि इस्राएल के। डन, आगे बढ़ेंगे। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आर्टन कैपिटल एक ग्लोबल सिटीजन पर ये रिसर्च करने वाली संस्था है ना। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट टिप भी देती है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। तो आर्टन कैपिटल हर साल पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करता है। किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, इस आधार पर यह इंडेक्स निकाला जाता है। अभी तक आपने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में सुना होगा, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे पूरे वर्ल्ड में मान्यता हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की है, लेकिन यहां पर आर्टन कैपिटल का जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में यह देखा जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। अब पावरफुल किस आधार पर, किस देश के पासपोर्ट से बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल कितने देशों की यात्रा की जा सकती है, उस आधार पर देखा जाता है किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो कि आर्टन कैपिटल का है, इसमें 193 कंट्रीज को और उनके पासपोर्ट को रैंक किया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर है। और इस 193 कंट्रीज के पासपोर्ट में इंडिया को 67वें रैंक पर इस साल रखा गया है आर्टन कैपिटल के रिपोर्ट में। इंडिया को दी गई है 67th रैंक। 2024 में हमारी रैंक थी 69 इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अब रैंक में सुधार हुआ है, ठीक है। पहले नंबर पर है यूएई का पासपोर्ट, जबकि हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं ना, आखिरी बार जुलाई में आया था वो, उसमें पहले नंबर पर सिंगापुर है, एशियाई देश पहले नंबर पर, लेकिन इस इंडेक्स में यूएई है। सेकंड पर सिंगापुर और स्पेन को संयुक्त रूप से रखा गया है, और थर्ड पर तो काफी सारे देश एक साथ तीसरी रैंक पर है, तो इनको छोड़ दो। पहले पर यूएई और दूसरे पर सिंगापुर और स्पेन। आर्टन कैपिटल की रिपोर्ट। अच्छा, भारत की नेबर कंट्री की बात करें तो इस इंडेक्स में चाइना 53 पर है, भूटान 75, म्यांमार 83, नेपाल 86, बांग्लादेश 89, पाकिस्तान 91 और अफगानिस्तान 94 रैंक पर है ना। ये साइड होता हूं, एक बार रैंक देख लेना, नेबर कंट्री है तो देख लो। तो पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है? जारी करता है एक, हाँ, इंडेक्स की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल इंडेक्स है। 193 कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर है, उनको यहां पर रैंक किया जाता है, और शुरुआत 2014 में की गई थी। जारी करता कौन? आर्टन कैपिटल। और जैसा कि मैंने आपको बताया आर्टन कैपिटल के बारे में, एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी कंपनी है ना, कंसल्टेंसी कंपनी है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना इसकी 2006 में की गई थी, और यही इस इंडेक्स को जारी करती है। 2014 से जारी किया जा रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर ले, जुलाई में ही आया था। इस इंडेक्स में 199 पासपोर्ट को रैंक किया गया था, और इसमें इंडिया की पासपोर्ट की रैंक थी 77 लास्ट टाइम। ओके, पहले नंबर पर यहां पर सिंगापुर का पासपोर्ट था, सेकेंड पर जापान और साउथ कोरिया के पासपोर्ट को संयुक्त रूप से रखा गया था। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसको भी याद रख लेना। देखिए फ्रेंड्स, हर एग्जाम में आपको आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्जाम में स्पेशली जो वनडे एग्जाम होती है ना, वहां पर सबसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर से। तो काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेसिफिक कोर्स के बारे में आप बताइए। तो देखिए, ये पहले भी मैं वैसे आपको इसके बारे में बता चुका हूं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा। आर्ट एंड कल्चर से एसएससी या किसी वनडे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपके यहां पर कवर हो जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास है, आप इसे ज्वाइन कीजिए, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, हर टॉपिक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी विथ मॉक टेस्ट। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में, अभी के लिए ये आपको अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और डायरेक्ट अवेल कीजिए। एप्लीकेशन को तो चेकआउट कीजिएगा ही, क्योंकि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। ओके, और इसको आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप अवेल कर सकते हैं। चलिए, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, मेरी टीम आपकी मदद कर देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली 7th में भारत द्वारा लाए गए स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैसे नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या होगा। जंगल की आग के वैश्विक सहयोग और प्रबंधन को मजबूत करना,
यह उद्देश्य है इंडिया के द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव का, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर्स। डन। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली के 7th सीजन का आयोजन 8 से लेकर 12 दिसंबर तक किया गया था केन्या के नैरोबी में। यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव रखा था, इंडिया ने, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर रिजोल्यूशन था। आपको पता है इसे पूर्ण बहुमत से पास किया गया है ताकि दुनिया में बढ़ रही वाइल्ड फायर की जो घटनाएं उनको कंट्रोल किया जा सके और वाइल्ड फायर के लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली में एक रिपोर्ट भी शेयर की कि 2025 तक वाइल्ड फायर की जो घटनाएं ना पूरे वर्ल्ड में 30% तक बढ़ सकती है। 2025 के बाद 30% तक अब इसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। तो यहां पर जो ये रिजोल्यूशन रखा गया ना, इसमें ये चीज करी गई है कि भैया वाइल्ड फायर के लिए एक तो वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए, रिस्क असेसमेंट टूल्स का यूज किया जाना चाहिए, चेतावनी प्रणाली बनाई जानी चाहिए, सभी देशों के मध्य में कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जल्दी बहुत इमीडिएट सभी देश मिलकर कहीं भी अगर वाइल्ड फायर होता है, जंगल में आग लगती है तो उसको कंट्रोल कर सके, और इससे लड़ने के लिए एक ग्लोबल फंड भी डेवलप किया जाना चाहिए। तो इंडिया ने काफी सारे यहां पर सुझाव दिए हैं इस रिजोल्यूशन में, जिसे हाल ही में अपनाया गया। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली में यह रिजोल्यूशन अपनाया गया। तो इस बैठक की बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली, इसकी बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है। एनवायरमेंट को लेकर इंटरनेशनल लॉज, पॉलिसीज, इन पर डिस्कशन किया जाता है। 2 साल में एक बार यह असेंबली आयोजित की जाती है। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर इसके भी मेंबर हैं। 2014 में पहली बार यह शुरू किया गया था नैरोबी केन्या में, और हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसके तहत असेंबली का आयोजन किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम 1972 में यह संस्था बनी थी, स्टॉकहोम सम्मेलन के माध्यम से। हमने बात की थी इसकी, है ना। तो 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम अस्तित्व में आया। इसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में। तो जो असेंबली का आयोजन किया जाता है वो भी केन्या के नैरोबी में ही किया जाता है। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का विनर कौन बना है? स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 इंडिया ने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक घटना। इंडिया ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। आपको पता है ये इस बार स्क्वैश वर्ल्ड कप का आयोजन भी इंडिया में हुआ है। 9 से लेकर 14 दिसंबर तक तमिलनाडु के चेन्नई में स्क्वैश वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था। फाइनल में इंडिया ने हांगकांग को 3-0 से हराकर स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। आपको पता है एशिया का पहला देश बना है इंडिया जिसने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता। चेन्नई तमिलनाडु में आयोजन, यह 5वां एडिशन है स्क्वैश वर्ल्ड कप का, और लगातार 3 बार से यह इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 5वां एडिशन इंडिया में हुआ, लेकिन जो 3rd एडिशन, 4th एडिशन हुए थे वो भी इंडिया में आयोजित किए गए थे, और इस बार इंडिया के तमिलनाडु के चेन्नई में यह आयोजित किया गया। इंडिया विनर रहा, हांगकांग रनर अप रहा, और 3rd पोजीशन पर रहे इजिप्ट और जापान संयुक्त रूप से, है ना। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 2025 स्क्वैश वर्ल्ड कप इंडिया ने लगातार तीसरी बार होस्ट किया है। 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, पिछली बार 8 टीमें थी, और यह 5th एडिशन है जो कि इंडिया ने जीता है। मिक्स्ड टीम में खेला जाता है स्क्वैश वर्ल्ड कप को। वर्ल्ड स्क्वैश इसका आयोजन कराता है, और 1996 में इसे पहली बार शुरू किया गया था। वर्ल्ड स्क्वैश की हम बात करेंगे। ये स्क्वैश खेलों को वर्ल्ड में गवर्न करने वाली संस्था है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है स्क्वैश गेम्स के लिए, और वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल स्क्वैश गेम होते हैं वो भी वर्ल्ड स्क्वैश आयोजित करवाता है। हम करेंगे इसकी बात, लेकिन प्रीवियस एडिशन की बात करें 2025 में अभी तमिलनाडु में हुआ, इसके पहले 2023 में भी चेन्नई में आयोजित किया गया था, लेकिन तब विनर था इजिप्ट, रनर अप था मलेशिया, और उस वक्त इंडिया और जापान तीसरे स्थान पर थे। इस बार इंडिया विनर रहा है और हांगकांग रनर अप। वर्ल्ड स्क्वैश की स्थापना 5 जनवरी 1967 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड के हेस्टिंग्स शहर में देखने को मिलता है, और प्रेसिडेंट भी इसके इंग्लैंड के ही हैं। जेना वॉल्ड्रिज इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। चिली देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है?
अच्छा, चिली किस महाद्वीप का देश है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है। तो चिली जो कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है, इसके नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं जोस एंटोनियो कास्ट। जो अभी चिली में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे 2025 में, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जोस एंटोनियो कास्ट ने इन्होंने 58% वोट प्राप्त किए, और अब इन्होंने चिली के प्रेसिडेंट के पद के रूप में क्योंकि जीत चुके हैं तो अभी अपने पद की शपथ लेंगे। इनके पहले गैब्रियल बोरिक चिली के प्रेसिडेंट थे, इनको रिप्लेस करेंगे जोस एंटोनियो कास्ट, और ये बनेंगे चिली के 38th प्रेसिडेंट। अगर देखिए चिली की लोकेशन देखें ना, साउथ अमेरिकी कंट्री, इसका पश्चिमी हिस्सा पैसिफिक ओशियन से टच होता है। 3 देश इससे अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, एक देखो पेरू, बोलीविया, और इधर आते हैं तो ये अर्जेंटीना। ठीक है, ये 3 देश अपनी बाउंड्री बनाते हैं चिली से। आपको एक पट्टी जैसा एक देश देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, कैपिटल है सैंटियागो। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये अपॉइंट किए गए राजकुमार गोयल। आपको पता है एक स्टेचुअरी बॉडी है ये, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक स्टेचुअरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है या वैधानिक पद है। इस पद पर नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलवाते हैं। तो राजकुमार गोयल को इंडिया का 13वां चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया। अभी तक इस पद पर हीरालाल समारिया थे, इनको रिप्लेस किया है राजकुमार गोयल ने, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको इनके पद की शपथ दिलवाई। वैसे जो हीरालाल थे ना, उनका कार्यकाल सितंबर में खत्म हो गया था, और अब नई नियुक्ति की गई है राजकुमार गोयल की चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में। ठीक है, ओके। राजकुमार गोयल उत्तर प्रदेश से है, 1990 बैच के एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। पहले भी काफी अलग अलग पद ये संभाल चुके हैं, पर अब ये बने हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, पद की बात कर लेते हैं। स्टेचुरी बॉडी है तो किसी एक्ट के माध्यम से इसका गठन किया गया होगा, क्योंकि वैधानिक निकाय। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005। इसका सेक्शन 12 के तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक संस्था है, ठीक है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और इसके जो हेड होते हैं वो कहलाते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यह संस्था 12 अक्टूबर 2005 को गठित की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई से जुड़ी हुई जितनी भी कंप्लेंट्स है, जितने भी अपील करना या अपील सुनने का काम, यह होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। ओके, तो इसी उद्देश्य यही है कि भाई इंफॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को तय करना और बढ़ावा देना। तो इसके जो हेड होते हैं ना, वो कहलाते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिनके पद पर राजकुमार गोयल की नियुक्ति की गई। यहां पर एक चीज ये है कि जो संस्था है ना, ये अपनी रिपोर्ट, ये डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट सौंपती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, भले अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखती है पास करवाने के लिए। अच्छा, अपॉइंट कौन करता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को? तो अपॉइंट प्रेसिडेंट मुर्मू करती है, सॉरी, जो भी प्रेसिडेंट रहेंगे वो करेंगे। अभी द्रौपदी मुर्मू जी है तो उन्होंने किया है। अब देखिए, इनकी जब नियुक्ति होती है ना, एक्चुअल में कमिटी बनती है रिकमेंडेशन की, एक कमिटी की रिकमेंडेशन पर ही प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, है ना। तो कमिटी में 3 मेंबर होते हैं, एक तो पीएम चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, और पीएम द्वारा नॉमिनेट किया गया कोई एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है इस कमिटी में। ये बहुमत के आधार पर किसी नाम को फाइनल करते हैं और फिर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त करते हैं। ठीक है, टेन्योर 3 साल या 65 साल, जो भी पहले हो टेन्योर हो जाएगा इनका। इन्हें फिर से अपॉइंट नहीं किया जा सकता। पर अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, मतलब जो अदर है ना, उनमें से अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है तो वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है, लेकिन उसके बाद फिर री इलेक्ट होकर नहीं आ सकता। 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत की क्या रैंक है? ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग, यह रैंकिंग इस आधार पर तैयार की जाती है कि कोई भी देश एआई को लेकर कितना ज्यादा तैयार है, एआई के यूज को लेकर कितना तैयार। ऐसा नहीं कि पता ही नहीं और एआई डेवलप होते जा रहा और देश भूल का, मतलब देश की जो मशीनरी है वो गड़बड़ा जा रही है एआई के कारण। नहीं, एआई को लेकर कौन देश कितना अच्छा तैयार है,
उसको एक्सेप्ट करने के लिए इस आधार पर ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग को तैयार किया जाता है। इस रैंकिंग में भारत को 2025 में थर्ड रैंक पर रखा गया है। कौन सी रैंक पर? थर्ड रैंक पर। अब एक और क्वेश्चन कि सर जारी कौन करता है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इस रिपोर्ट को निकालती है। तो 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रिपोर्ट को भी इसने जारी किया। किस आधार पर तैयार किया जाता है मैं बता ही चुका हूं। रैंकिंग 2024 के ईयर के लिए जारी की गई। 2024 के साल में जो डेटा उनके पास आया उसके आधार पर जारी की गई और इंडिया को इस रैंकिंग में थर्ड रैंक पर रखा गया। 2024 में जब इंडेक्स आया था ना 2023 के डेटा के लिए, तब इंडिया को 7th रैंक पर रखा गया था। मतलब इंडिया और ज्यादा तैयार हो रहा है एआई को संभालने के लिए या एआई गतिविधियों को संभालने के लिए। पहली रैंक पर है यूएसए, सेकंड पर रखा गया है चाइना को और थर्ड पर है इंडिया कि भाई आन दो संभाल लेंगे, है ना। तो यह है एआई को लेकर कितना ज्यादा प्रिपेयर है कौन सा देश, उसलिए इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग। ठीक है, देखिए ये जो रैंकिंग है ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली जाती है। एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो कि यूएसए के कैलिफोर्निया में देखने को मिलती है और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1 अक्टूबर 1891 में की गई थी और इसी की रैंकिंग है। थर्ड रैंक पर है इंडिया। मेरी योजना पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मेरी योजना पोर्टल इसे लॉन्च किया गया उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो राज्य के हर व्यक्ति तक पहुंचे। राज्य के जो सिटीजन है, जो मूल निवासी है, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता हो कि उनके हित की कौन कौन सी। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने मेरी योजना पोर्टल को लॉन्च किया है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मेरी योजना पोर्टल, एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या होगा कि लोग जितने भी हैं उत्तराखंड के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उनके बारे में यहां पर जान पाएंगे और लोगों को स्कीम की डिटेल, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये सारी प्रोसेस इस पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। इससे क्या होगा, ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स के लाभ से वंचित है उन तक गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ पहुंच सकेगा। तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने राज्य में मेरी योजना पोर्टल को लॉन्च किया है। सिंपल सा पोर्टल है। लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई से संबंधित बिल को मंजूरी दी है? यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी प्रदान की। इससे होगा क्या? अच्छा, एफडीआई तो समझ में आ गया कि एफडीआई क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यहां पर बात की जा रही है। मतलब प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं वो भी अब इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाएंगे, इंश्योरेंस सेक्टर में उनकी भी भागीदारी होगी। तो इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को यहां पर प्रमोट किया गया है। जो फॉरेन इन्वेस्टर है, इसका सीधा सा मतलब देखिए, प्राइवेट प्लेयर्स मतलब ये नहीं कि देश के अंदर की बात की जा रही, जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना वो हमारे यहां पर इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते। इससे होगा क्या, इंश्योरेंस सेक्टर और ज्यादा बूस्ट होगा, फेयर कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। इसके अलावा इंश्योरेंस भी लोगों के लिए सस्ता होगा जब एफडीआई को इसमें अलाउ किया जाएगा। प्लेयर्स बढ़ेंगे तो इंश्योरेंस कंपटीशन बढ़ेगा उनके बीच और इससे इंश्योरेंस सस्ता होगा। इंडिया को भी इंश्योरेंस सेक्टर में नई पॉलिसीज बनाने में मदद मिलेगी, अच्छी पॉलिसीज बना पाएंगे और लोगों को भी इसका काफी फायदा होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी सबका बीमा सबकी रक्षा एक बिल लेकर आई है। सबका बीमा सबकी रक्षा बिल, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ बिल है 2025 का। इसको अप्रूवल दिया है अभी, अब पार्लियामेंट में से लाया जाएगा। इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को मॉडर्न और स्ट्रांग बनाने के लिए इस बिल को लाया गया है और इसमें यह किया जाएगा कि एफडीआई की सीमा इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ाकर 100% तक अब की जाएगी। ओके, अभी तक 74% एफडीआई है, अब इसको 100% तक इसकी सीमा की जाने वाली। देखिए किन किन पुराने बिलों में अमेंडमेंट किया जाएगा, तो एक इंश्योरेंस एक्ट 1938 का चला आ रहा है इंडिया में, इसमें अमेंडमेंट होगा। एलआईसी एक्ट 1956 में अमेंडमेंट होगा और एडई एक्ट 1999 में आया था, तो इसमें भी अमेंडमेंट किया जाएगा और अब इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा हो जाएगी 100%। अभी तक 74% थी डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में, यह बढ़कर हो जाएगा 100%। ठीक है, तो इजी है, यहां पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एलआईसी को भी ज्यादा पावर मिल पाएगी इससे।
और इंश्योरेंस सेक्टर बूस्ट करेगा। अभी जिन जिन सेक्टर में 100% इंडिया में एफडीआई है, मान्यता है, अगर मेन की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर में 100% एफडीआई है, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट, ई कॉमर्स, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन सब में 100% एफडीआई अभी भारत में लागू है। मतलब 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें अप्रूव है। तो यहां पर हमारा 16 दिसंबर के सभी करंट अफेयर डिटेल में हमने डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा, इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर रिवाइज करते हैं। कोपरा जलाशय को रामसर साइट घोषित किया गया है। कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? यह देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में, कोपरा जलाशय। फिर आते हैं, पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया हाल ही में। पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। हर साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत की याद में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 16 दिसंबर को। भारत की किस योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण योजना, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना किया जाएगा? तो यह स्कीम है मनरेगा। आंसर बी। विश्व का पहला स्वायत्त शिपयार्ड कहां बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। हाल ही में लाए गए शांति बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में निजी भागीदारी को खोलना शांति बिल का मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार ने कोपरा पर एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी की है? कोपरा पर एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है 445 रुपए की। फिर पहली बार आयोजित किया जा रहा एशियन लीजेंड्स कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा थाईलैंड के चियांग माई में, शहर का नाम है। भारत का पहला एआई संचालित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। किस भारतीय अभिनेता को रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगी आलिया भट्ट। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, यहां पर रिवाइज हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कल का? प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है? तो यह संबंधित है गोंड ट्राइब से। फिर डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां है? तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलेगा। और विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर कंट्री यह है कजाकिस्तान। ये है हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर, डिटेल में हमने डिस्कस किए, क्वेश्चन के आंसर लिए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? डबक्यू और सुपर टैकल शब्द किस खेल से संबंधित है? बीबी का मकबरा, जिसे दक्कन का ताजमहल कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो ये तीन क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।